नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा। आज की मुलाकात कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी वीएलई भाइयों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। और साल के पहले दिन आप सभी वीएलई भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज हम इस श्रृंखला की आज की मुलाकात श्रृंखला में सीएससी पोर्टल से श्रमिक पंजीकरण के संबंध में जानकारी आप सभी को प्रदान करेंगे। हमारे साथ देवेश जी हैं जो कि दिल्ली हेड ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू विनय जी। देवेश जी, आज आपसे बस रिक्वेस्ट है कि श्रमिक पंजीकरण में जो भी समस्याएं आती हैं, जो कि रेगुलर बेस पे हम लोग को कॉल्स वीएलई भाइयों का आते हैं, उन सभी को रखते हुए कैसे प्रोसेस, पंजीकरण का क्या प्रोसेस है, नया रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, और अगर कोई रिन्यूअल कराता है बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपसे अनुरोध है कि विस्तृत में जानकारी दें। ओवर टू यू देवेश जी। हाँ जी, हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश। आई एम फ्रॉम दिल्ली हेड ऑफिस। तो मैं आज आपको श्रमिक पंजीकरण के रिगार्डिंग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको शो करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। आप देख पा रहे हैं सब? अभिनय जी, विजिबल है क्लियरली स्लाइड? हाँ, विजुअल है। हाँ, स्लाइड विजुअल है आप। ओके, देखिए सबसे पहले हमें अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमें अपने डिजिटल सेवा पे अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होगा, सीएससी आईडी और पासवर्ड से। वो सिंपल स्टेप है, वो किसी भी सर्विस के लिए हम जैसे यूजुअली हम लॉगिन करते हैं वैसे ही हमें इसके लिए भी लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन करते हैं, ये स्क्रीन रहेगी जहाँ पर हमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड हमें एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर एंटर करके हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हमें अपना डिजिटल सेवा का ये होम पेज रिफ्लेक्ट होता है। होम पेज रिफ्लेक्ट होते ही हमें आगे अपना सर्विस सर्च करना पड़ेगा जो लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम से है। ये सर्विस हमें गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्शन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर हम या तो हम गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर जाके हम सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च बटन पे क्लिक करके लेबर रजिस्ट्रेशन हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लेबर रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे वहां पर या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे तो वहां पर ये लेबर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे स्टेट के आइकन्स ये रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन हमें सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन की सर्विस है ये, तो हमें यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना होगा। उस पर क्लिक करते ही हमें नेक्स्ट पेज पर हम रीडायरेक्ट होंगे। जो नेक्स्ट पेज रीडायरेक्ट होगा वो हमारा डिपार्टमेंट का, हमारा लेबर रजिस्ट्रेशन का यूपी स्टेट का पोर्टल रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक बटन होगा, सीएससी लॉगिन बटन। जैसे हम सीएससी लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, सीएससी लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हमें आगे जो नेक्स्ट पेज रिफ्लेक्ट होगा वो होगा श्रमिक पंजीकरण। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमें उस पर क्लिक करना होगा, श्रमिक पंजीकरण। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमें नेक्स्ट पेज जो रिफ्लेक्ट होगा वो होगा हमें लॉगिन करने के लिए। वो जो भी श्रमिक होगा उसका हमें आधार बेस्ड, जो आधार से लिंक होगा जो मोबाइल नंबर उसका श्रमिक का, वो हमें यहाँ पर एंटर करना होगा और उस वर्कर के उसी स्पेसिफिक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे, ओटीपी आने के बाद ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे, आप देख रहे हैं इसमें हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो होगी आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, नियोजक का सर्टिफिकेट जो कि
जैसे कि जो भी श्रमिक का पंजीकरण हो रहा है उसका उसका एक सर्टिफिकेट होगा जिसने पहले भी काम किया होगा, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम या फिर कोई कोई भी अदर कंस्ट्रक्शन अदर काम कोई भी, तो वो उसका वो सर्टिफिकेट होगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो हमें यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। यहाँ पर श्रमिक का हमें बैंक डिटेल पूरा फिल करना होगा। आप साथ में हम पासबुक ले सकते हैं, पासबुक के थ्रू सारी डिटेल हम एज इट इज हमें फिल करनी होगी। अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, वो सारी डिटेल पासबुक में होती ही हैं, वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सिर्फ JPG फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं, जैसे कि बैंक पासबुक, नियोजक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड। ये हमें सारे JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। यहाँ पर हमें नॉमिनी डिटेल्स भी फिल करनी है, उसके नॉमिनी के आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ उसकी नॉमिनी के आधार कार्ड की डिटेल और नॉमिनी की डिटेल, और यहाँ पर हमें उसको सबमिट करना है अपलोड करके। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें पेमेंट गेटवे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही हमें यहाँ पर भुगतान करेंगे फीस का, यहाँ पे पे बटन पे क्लिक करेंगे हम। पे बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट, और पे बटन फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद अपना जो यूजुअली जिस CSC में हम कोई भी सर्विस की हम पेमेंट करते हैं पेमेंट गेटवे पर, अपना वॉलेट पिन एंटर करके यहाँ पर हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। जैसे ही हम श्रमिक पंजीकरण हो जाता है उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आगे हमें जब हम रिन्यूअल करते हैं इसी कार्ड का, इसी श्रमिक का, जब हम आगे रिन्यू करेंगे उसका टाइम अप होने के बाद, उसका समय अवधि खत्म होने के बाद जब हम रिन्यूअल करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें जरूरी चाहिए होता है रिन्यूअल के लिए। ये तो था हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो हम श्रमिक का पंजीकरण करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन जो करेंगे नया। अभी हम वो स्टेप्स देखेंगे जो हम जब हम रिन्यूअल करने जाएंगे उसी श्रमिक का। स्टेप्स फिर से वही सेम हमें रिपीट करने होंगे। हमें सिंपली अपना डिजिटल सेवा पे जाकर हमें लॉगिन करना होगा। अपना यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना होगा, CSC आईडी अपना पासवर्ड। जैसे हम साइन इन करेंगे उसके बाद अपना डैशबोर्ड आ जाएगा, डिजिटल सेवा का होम पेज आएगा। हम इसके बाद वही गवर्नमेंट सर्विसेज में जाके लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम से हम सर्च करेंगे सर्विस का। जैसे हम लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम से सर्च करेंगे ये लिंक्स हमें रिफ्लेक्ट करेंगे। हमें यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर रिन्यूअल नाम से जो सर्विस आएगी, जब लेबर रजिस्ट्रेशन के अंदर एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट के नाम से सर्विस आएगी, हमें वहां पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर जब हम डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जब रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो जब डिपार्टमेंट का पोर्टल रीडायरेक्ट होगा स्क्रीन पर, तो हमें रिन्यूअल पर क्लिक करना है इस बार, क्योंकि ये रिन्यूअल है तो इसमें हम रिन्यूअल बटन पर क्लिक करेंगे। रिन्यूअल में क्लिक करने के बाद आपको वर्कर डिटेल, जिसका आपने नया रजिस्ट्रेशन किया होगा कभी पहले, उसका हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हमें सर्च करना होगा डिटेल। तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा और आधार नंबर चाहिए होगा उसी श्रमिक का। जैसे ही आप वो सर्च करेंगे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, आधार नंबर से, उसकी डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर श्रमिक का जिसका आपको
जब डिटेल रिफ्लेक्ट होगी स्क्रीन पर, तो उसके लिए हमें आगे फी पे करनी होगी दोबारा से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, सबमिट एंड फी बटन पे आपको क्लिक करना है सिंपली। अगेन यहाँ पे वही प्रोसेस होगा जो हम फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन में करते हैं। यहाँ पर आप वॉलेट पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पे पर क्लिक करेंगे फी पे करने के लिए। दोबारा से यहाँ पर आप वॉलेट पिन एंटर करेंगे। वॉलेट पिन एंटर करने के बाद सक्सेस होते ही रजिस्ट्रेशन आपका ये फी पे हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये सिंपल फॉर्म है एक, जिसमें अपने श्रमिक की डिटेल्स डालनी है आपको सारी, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मैं एक बार दोबारा से वो स्लाइड दिखाता हूँ जो आप में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं श्रमिक पंजीकरण के लिए: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियोजक सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। देवेश जी, इसमें ये भी एक स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए कि किन किन श्रमिकों का हम पंजीकरण कर सकते हैं। हाँ जी, मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। जी सर। देखिए कौन कौन इसमें श्रमिक पंजीकरण के लिए करवा सकते हैं, कौन कौन लोग उसके लिए ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। या तो बिल्डिंग का कार्य कोई करता हो, बढ़ई का कार्य करता हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ये एलिजिबल है, जो श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स। आवेदक की जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच, और जो श्रमिकों ने 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, इस श्रमिक पंजीकरण के लिए। और श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान, भामाशाह कार्ड, बैंक का विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र जरूरी होता है। तो ये तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, और जो श्रमिक इसके लिए एलिजिबल होता है, जो श्रमिक अपना पंजीकरण करवाने के लिए, ये तो वो चीजें थी जो मैंने आपको अभी बताई। बाकी इसके बेनिफिट्स, जो इसका मेन बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट का मेन बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये जो मेन एम है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि श्रमिकों को फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाना। मेन उद्देश्य ये है हमारी गवर्नमेंट का, तो इसलिए ये सर्विस स्टार्ट हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मेन बेनिफिट ये हैं कि जब हम जो श्रमिक पंजीकरण करवाएगा, उसके कन्या के विवाह में 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मेन बेनिफिट इसका एक ये है। जैसे कि स्टडीज के लिए, जैसे बीए के स्टूडेंट्स को 13 से 15 हजार रुपए और एमए के स्टूडेंट्स को 15 से 17 हजार रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आवास योजना के अंतर्गत भी मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए तथा भवन मरम्मत के लिए 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो श्रमिकों को पहुंचाए जाते हैं सरकार द्वारा इस श्रमिक पंजीकरण के द्वारा। और इसमें
अपना जो हमारे जो VLEs का जो कमीशन रहता है वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के करीब, जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। और जो रिन्यूअल होता है उसका जो कमीशन रहता है वो 5 रुपए में से कुछ डिडक्शन होता है, 5 रुपए से थोड़ा कम रहता है। तो ये तो कमीशन स्ट्रक्चर है हमारा इसमें, जो VLEs हमारा अर्न कर सकते हैं इसमें। विनय जी आप बताइए इसमें और हम क्या बता सकते हैं। शिव जी, आपने तो बहुत सारी चीजें कवर किया, जैसे कि आपने बताया भी कि ये एक ऐसा सर्विस है जिससे कि हमारे वीएलई भाई शशांक, एक मिनट, हमारे वीएलई भाई जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऐसे लेबर लोगों की बेनिफिट दे सकते हैं जो कि ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। इसमें एक चीज जरूर देखना है कि जो गवर्नमेंट से मिलने वाली लाभ है, जो क्योंकि हमें CSC VLE को सिर्फ पंजीकरण करने का ही राइट्स हैं। हम सिर्फ पंजीकरण करते हैं, हमारे VLE सिर्फ पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिन्यूअल कर सकते हैं। बाकी जो स्कीम में जो भी फैसिलिटी मिलना है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से है। उसके लिए अगर कोई भी VLE सेंटर में बेनिफिशियरी आता है तो उसको नियरेस्ट लेबर ऑफिस में ही उनको बताएं कि वहां जाके कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत बार सुनने में आता है कि हमने रिन्यूअल किया है बट हमको बेनिफिट नहीं मिले। और कुछ नहीं भाई, ये भी शिकायत आती है कि उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है बट उनके ट्रांजैक्शन फेल हो गए। ऐसे केस में आप सभी से अनुरोध है कि एक टिकट रेज कर दें जिसमें आप अपनी डिटेल शेयर करें, और अगर 24-48 घंटे के ऊपर अगर रिफंड नहीं आता है तो ऐसे केसेस हमारे नॉलेज में डालें, हम उसको टैकल यहाँ करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसका रिफंड वापस आएगा। सही है देवेश जी? हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि फेली भाइयों से अनुरोध ये है कि आप लोग अपने नियर बाई जो भी आपके एरिया है उसमें थोड़ा सा मार्केटिंग करें। जो चौराहे हैं जहाँ पे लेबर डेली खड़े होते हैं, जिनको आप लोग अपने भाषा में लेबर चौराहा बोलते हैं, ऐसे चौराहों पे आप छोटे छोटे कैंप लगाएं। कैंप लगाने से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरीज को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे कि दिव्या जी एक बार कमीशन वाले पार्ट को दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक सर्विस ऐसी है जिसमें कि सबसे ज्यादा कमीशन है। भाई आप 15 रुपए फीस ले रहे हैं जिसमें से 10 रुपए कमीशन आपको मिल रहा है, और रिन्यूअल के 25 रुपए ले रहे हैं जिसमें से 5 रुपए कमीशन आपको मिल रहा है, जो कि एक अच्छा कमीशन है आज की डेट में। अगर आप देखें तो ये कमीशन इनसे मिल रहा है, कहीं अलग से पेमेंट नहीं आता है। आपका ऑटो कमीशन कटने के बाद पैसा आपको पे करना होता है। तो एक ऐसी सर्विस जिसमें आपको अच्छा कमीशन मिल रहा है, जैसे कि UCL है, बाकी सर्विसेज हैं जहां पे आपको कमीशन अच्छा मिलता था। अब आप इस सर्विस को भी यूज करके अपने सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेडिंग भी अच्छी होगी। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक कि ये इजी टू रीच है। आपके नियर बाई लेबर चौराहे पे आप कैंप लगा सकते हैं, लेबर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से लेबर ऑफिसर से बात करके, फैक्ट्रियां हैं आपके जो सब्जी मंडी लगती है, ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे आप इजिली कैंप लगा के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन फेल होने के केस में आप हमको टिकट रेज करिए, हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा दिव्या जी कोई पॉइंट ऐसा जो कि आप बताना चाहें? नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि जो हमारे VLEs हैं वो अपने एरिया में, अपने एरिया टू एरिया, अपने जो चौराहे पर जैसे जो डेली वेज वाले जो वर्कर्स रहते हैं उनको अप्रोच करके उनका रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं अपना।
तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो डेली वेज वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, और अपना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना भी रजिस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं, और खुद भी बहुत अपॉर्चुनिटी होगी इसमें कमीशन अर्न करने की। तो यही बोलूँगा दोबारा से कि एक जो अपने डेली वेज वाले वर्कर्स हैं उनको किसी तरह कैंप लगा के या चौराहे पर जो रहते हैं अपने एरिया टू एरिया सारे वीएलईज, वहां पर उनको उन तक पहुंचने की कोशिश करें। दिव्य जी, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना था, जैसे कि आप इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बेली भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि 18 साल से 60 वर्ष की मध्य होना ही चाहिए। कोई भी श्रमिक 12 महीने या 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, और केवल जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हों उन्हीं का आप इस्तेमाल करिए। और कहीं भी कोई केस ऐसा आए जिसमें कि ओवर चार्जिंग की शिकायत अगर मिलती है, मैं इस चीज पॉइंट को इसलिए ले रहा हूं कि कई बार शिकायत आती है डिपार्टमेंट से ओवर चार्जिंग के लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ओवर चार्जिंग का कृपया ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई भी ओवर चार्जिंग का केस हमारे समक्ष आता है, डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई संज्ञान में आता है, तो हम वो बीएलई खुद जिम्मेदार हैं। कोई भी जो भी सीएससी के माध्यम से या डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदारी सीएससी वीएलई की खुद की होगी। तो आपसे अनुरोध है, जो डीएन जो अमाउंट बोला गया है या बताया गया है, कृपया उसी अमाउंट में करें और ज्यादा ओवर चार्जिंग ना करें। इससे दो चीज फायदे हैं कि एक तो आपके सेंटर पे बेनिफिशियरी का फुटफॉल ज्यादा होगा, दूसरा कि गवर्नमेंट जो लेबर ऑफिसर्स भी हैं वो भी ऐसे वेरियस को आइडेंटिफाई करते रहते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, और उनको कैंप्स में या जो लीड जनरेट होती है उसमें वो इन्वॉल्व करते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और लेबर रजिस्ट्रेशन को ऐसी सर्विस के रूप में लेकर चलना है जो कि आपके अर्निंग बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। आज की डेट में बहुत सारी जो सर्विसेज हैं उनमें लेबर रजिस्ट्रेशन, लेबर रिन्यूअल एक ऐसी सर्विस है जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इसी नोट के साथ विनय जी, आशा करता हूं कि थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। विनय जी, मैं इंटरप्ट करूंगा। कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स मैं सामने शो करूंगा, आप उसका जवाब दे लें। मैं शो कर रहा हूं। अजय जी, मैंने जैसे अभी अपने स्टेटमेंट में बोला कि हम सीएससी वीएलई को रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए ही अलाउ किया गया है। रजिस्ट्रेशन से उस लेबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बेनिफिशरीज को जो गवर्नमेंट के स्कीम के माध्यम से अमाउंट मिलना है, जो भी बेनिफिट्स मिलना है, वो डिपार्टमेंट देखता है और उसकी पूरी जानकारी जो भी प्रोसेस होता है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो मैं सुनील कुमार सीएससी से जो कि उम्मीद करूंगा कि वो नियरेस्ट लेबर ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें या हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से अपनी बात को लेबर ऑफिस तक पहुंचाएं। दिव्य जी, इसमें मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप थोड़ा सा देखिए ओटीपी में कभी ये भी होता है कि जैसे कि श्रमिक की जगह कभी वीएलईज अपना नंबर भी यूज करते हैं और भी कोई नंबर यूज करते हैं। तो मैं यही कोशिश करिए कि श्रमिक का ही नंबर यूज कीजिए। और बाकी ओटीपी वाली जो प्रॉब्लम है वो ये आधार बेस्ड रहता है, तो उसमें टेक्निकल इशू कभी कभी रहता है। वो हो सकता है कि हाँ टाइम लगता है कई बार आने में ओटीपी, तो वो हम डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके हम उनसे कोऑर्डिनेट करके ये ठीक कराने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, अगर ओटी में हमें समय लग रहा है आने में। देखिए जी, लेबर कार्ड के नए रजिस्ट्रेशन हो क्यों नहीं रहे हैं अभी सर? अभी ये वेरिफिकेशन, इसका मतलब ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ होगा, डिपार्टमेंट ने वेरीफाई नहीं किया होगा, उससे रिलेटेड कुछ इशू होगा ये। तो वो भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। हाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा बट शायद वो वेरीफाई नहीं हो रहा होगा। अगर ये प्रॉब्लम है या फिर पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये
इसमें कंफर्म करना पड़ेगा। लेबर कार्ड में आधार अपडेट नहीं हो रहा है। आधार अपडेट नहीं हो रहा। एक मिनट, ये भी हमें वही डिपार्टमेंट से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा एक बार। बाकी ये जो इशू आ रहे हैं इश्यूज, ये अपने सपोर्ट पोर्टल में तो रेज हो रहे हैं ना। ये इनसे रिक्वेस्ट यही है कि ये अपना सपोर्ट पोर्टल में रेज करें। और ब्रिजेश जी से अगर जी मैं दिवेश जी ब्रिजेश जी से अनुरोध करूंगा कि इसके एक अपना सपोर्ट पोर्टल पर या कंप्लेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि हमारी कंसर्न टीम इस पे टैकल कर लेगी। जैसे ये वाला इशू है जिसका पहले कभी रिजेक्ट हुआ हो, दोबारा अप्लाई नहीं होता और ओटीपी जाने बहुत प्रॉब्लम आती है, ऐसा क्या केस है सर दिवेश जी क्या? अगर रिजेक्शन हुआ है तो फिर तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने पर ये डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं। कुछ डिफरेंटली डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आप प्रॉपर वे में अपलोड नहीं कर रहे होंगे, इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे होंगे ये। हाँ, रिजेक्शन तो वो डॉक्यूमेंट के बेस पे होता है। कुछ गलत डॉक्यूमेंट है या फिर क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेट ठीक नहीं है, वो उसी की वजह से होता है ये सब। सीएससी से ओटीपी वाले ऑप्शन हटाए जाए, क्योंकि ओटीपी देखिए वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को डिबेट नहीं कर सकते हम। वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम सर्विस में प्रोसेस डिबेट करते हैं, तो उसमें हम सॉरी तो ओटीपी वाला प्रोसेस नहीं हट सकता। विशाल जी उसी प्रोसेस से ही आपको काम करना पड़ेगा। सर लेबर कार्ड में कुछ भी चेंज करना हो तो चेंज करना हो, उसके लिए आपको एडिटिंग करनी होती है। उसका भी एक प्रोसेस है। उसी में लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करके उसको आपको एडिट करना होता है। तो वो प्रोसेस तो आपको हम इनको विनय जी एक प्रोसेस फ्लो सर्कुलर कर देंगे बना के। ठीक है। एडिटिंग के लिए पूछ रहे हैं, एडिटिंग कैसे होगा? ये देखिए आयुष्मान का केस अलग है, तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि